हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि जो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा है वो कौन दे सकता है, यानी कि इसके लिए योग्यता क्या है। और इसमें जो सिलेबस है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है। लास्ट टाइम जो 2017 में जो वैकेंसी आई थी उसमें सिलेबस थोड़ा सा अलग था, अभी यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो गया है, क्योंकि ये ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है, तो दोनों का लगभग सेम है यहाँ पर सिलेबस। आपकी परीक्षा कब से होगी और आपके फॉर्म कब से फिलअप होंगे, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर केवल मुख्य मुख्य बातों की चर्चा करेंगे। एक विशेष बिंदु की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस जिले में कितनी वैकेंसी आई है, यानी कि कौन से जिले में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। देखिए, ये मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित यहाँ दिशा निर्देश दिए गए हैं व्यापम के द्वारा, जो कि अब हमारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग बन चुका है। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट विशेष बिंदु की चर्चा करेंगे। देखिए, वेतनमान आप सभी को जानते हैं, आप ये 5,200 से 20,200 और 2,100 यहाँ पर ग्रेड पे है। ठीक है। उसके बाद में अर्हता की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि पटवारी जो भर्ती परीक्षा आई है इसका जो फॉर्म फिलअप कौन व्यक्ति कर सकता है, तो यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर दो ही चीज़ें मांगी गई है। एक तो आपका क्या है, स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर जो लास्ट ईयर वाले हैं वो यहाँ पर फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर स्पष्ट मेंशन नीचे किया गया है। उसके बाद में जो सीपीसीटी को लेकर आपका जो डाउट था, तो सीपीसीटी का सिंपल सा ये इन्होंने कर दिया है कि जिसके पास अगर सीपीसीटी कार्ड है, यानी कि जिसका सीपीसीटी उत्तीर्ण है, वो तो बिल्कुल डाल ही सकता है। बाकी जिसके पास नहीं है तो वो भी एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे वो पटवारी भर्ती का जैसे कि एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको 3 साल के जैसे कि 3 साल तक परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा और 3 साल के अंदर आपको करके देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए यहाँ पर है, यानी कि जिसके पास सीपीसीटी नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जिसके पास सीपीसीटी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं महत्वपूर्ण बातों की, हम केवल यहाँ पर चर्चा करेंगे। और देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ें यहाँ पर जानना होगी कि इसमें रोस्टर सिस्टम लागू है। रोस्टर सिस्टम का मतलब ये है, यहाँ पर है ना, प्रत्येक जिले वाइज, यानी कि आपके जो जिले हैं, आप जिस भी जिले में अप्लाई करोगे तो उस जिले के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ बनेगा सभी का, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, इस प्रकार से। आपको ये बातें यहाँ पर जाननी है, क्योंकि इसमें रोस्टर सिस्टम लागू होता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जिले वाइज यहाँ पर कट ऑफ निकाले जाता है कि जैसे कि मुरैना का कितना गया है, उसके बाद में बैतूल का कितना गया, छिंदवाड़ा का कितना गया, सीहोर का कितना गया, इस हिसाब से यहाँ पर जिले वाइज कट ऑफ यहाँ पर गिरता है। तो आपको जो जिला सिलेक्ट करना है बहुत ही सोच समझ के करना है। इसीलिए हम यहाँ पर वीडियो के अंतर्गत देखें कौन से जिले में ज़्यादा पोस्ट आई है, किस में कम पोस्ट आई है, तो आप बिल्कुल सोच समझ के डालिएगा। पिछले साल का कट ऑफ का भी थोड़ा सा एनालिसिस करके उस हिसाब से आप डालिएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, जैसे कि जिलेवार यहाँ पर आरक्षण जो लागू होता है वो जिलेवार होता है, यानी कि यहाँ पर रोस्टर सिस्टम लागू रहता है। नेक्स्ट आपको ये बता दिया हमने। और देखिए, जैसे कि महिलाओं के लिए इसमें क्या है, 33% पद जो है वो आरक्षित किए गए हैं, यानी कि इसमें से 33% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट हम महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करेंगे। देखिए, आपको यहाँ पर जो मुख्य मुख्य बातें वही आपको यहाँ पर बताएंगे। स्थानीय निवासी होना चाहिए मध्य प्रदेश का। और देखिए, आयु सीमा यहाँ पर 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी, 1 जनवरी 2023 से। और इसके लिए जो आयु सीमा है यहाँ नीचे दी गई है, जैसे कि 18 से लेकर 40 साल तक के जो युवा हैं वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी हैं, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी है या अन्य जो व्यक्ति हैं, उनके लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी हुई है। तो आप सिंपल से याद रखोगे, 18 से 40 ईयर के जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो रोजगार पंजीयन है वो तो अनिवार्य है। अभी मध्य प्रदेश की जितनी भी वैकेंसी है सभी में रोजगार पंजीयन अनिवार्य रहता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, हम वही चीज़ें देखेंगे जो आपको जानना है और जिससे आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखिए, थोड़ा सा चयन प्रक्रिया को हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें आपको क्या है, चयन या नियुक्ति किस प्रकार से होगी। आपका एक एग्जाम होगा, एग्जाम में आपको न्यूनतम अंक लाने होंगे। जैसे कि जो अनारक्षित है, यूआर कैटेगरी में से जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए 50% यहाँ पर अंक अनिवार्य किए हैं। जैसे कि 200 नंबर का पेपर है तो आपको 100 नंबर तो कम से कम आना ही चाहिए। और इसी प्रकार से जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 40% अंक। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि ये 50% अंक लाने के बाद आप डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं हो गए। ये 50% अंक तो न्यूनतम अंक है, यानी कि इतने तो आपको आना ही चाहिए। फिर उसके बाद में कट ऑफ निकाला जाता है, यानी कि कट ऑफ भी पार करना पड़ेगा आपको। यानी आपने अगर 50% से कम अंक लेके आए आप, तो वो तो आप फिर डायरेक्ट यहाँ पर बाहर हो गए सीधा एग्जाम से। तो 50% अंक तो लेकर आना ही है। जैसे कि आपने अभी संविदा में देखा होगा कि यहाँ पर जैसे कैटेगरी वाइज यहाँ पर बता दिया गया था कि इतने अंक आपको लेके आना है, यानी वो न्यूनतम अंक है। फिर उसके बाद में आपकी जो रैंक है वो डिसाइड होगी।
उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर चयन होगा। यानी सिंपल सा मिला के आपको ये है कि आपका जो कट ऑफ है, कट ऑफ आपको क्लियर करना है। और देखिए आवेदन में आपको जिला अंकित करना होगा। आप जहाँ भी जिस भी ज़िले में आप अप्लाई करोगे, जिस भी ज़िले में, तो आपको वहाँ पर वो ज़िला क्या है अप्लाई वहाँ पे शो करना पड़ेगा, यानी कि वो ज़िले को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस भी ज़िले में आप अप्लाई करोगे। उसके बाद में यहाँ पर जो मेरिट सूची है, मेरिट सूची आपकी यहाँ पर बनाई जाएगी रैंकिंग के अनुसार वरीयता क्रम में, जैसे कि जिले वाइज बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये जिले में वरीयता क्रम और मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी जिले का आवंटन, ये आवंटन किसके द्वारा, मंडल के द्वारा किया जाएगा कि कौन से ज़िले में। यहाँ शायद एक से ज़्यादा ज़िले भी अपन सिलेक्ट कर सकते हैं शायद, ज़िले का भी वहाँ पर इस प्रकार से सीक्वेंस रहेगा कि पहले आपको कौन से ज़िले में, फिर सेकंड कौन सा डालना है, फिर थर्ड कौन सा डालना है, इस प्रकार से आपके शायद ज़िले वहाँ पर भराए जाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई हैं। आपको क्या है ज़िले वाइज यहाँ पर आपका जो ज़िला है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट की। टोटल जो पोस्ट हैं, देखिए आपकी टोटल जो पोस्ट है वो 2736 यहाँ पर पद आपके आए हैं, 2736 पद। तो आप अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि यूआर में आप देखोगे तो यूआर में 487 यहाँ पर पोस्ट आई है, ओपन में महिलाओं के लिए 220। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं। टोटल आपके 2736 यहाँ पर पद आए हैं। अब हम जो महत्वपूर्ण बात है उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन से ज़िले में कितने पद आपके यहाँ पर आए हैं। तो हमने पहले यहाँ पर चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है, आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। और आपको जो मुख्य मुख्य ज़िले हैं वो आपको बता देते हैं। जैसे कि श्योपुर में 17 पद आपके आए हैं। तो ये जो 17 पद हैं, उसके बाद में जो हमने मुख्य मुख्य जो ज़िले हैं उनमें आपको टिक करके रखा है। आप जब भी फॉर्म अप्लाई करने जाओ तो एक बार ये जो रूल बुक है इसको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से आपको पढ़ना है। लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है उसको एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आप सोच समझ के यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करोगे। हमने यहाँ पर जो जिसमें ज़्यादा वैकेंसी आई है उन ज़िलों को यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि आप शिवपुरी में देखोगे तो 29 पद है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुना में आपके 33 पद है, अशोकनगर में आपके 26 पद हैं पटवारी के। उसके बाद में आप देखोगे उज्जैन में 23 पद है आपके, और देवास में आपके केवल 18 पद है। रतलाम की बात करते हैं तो 49 आपके यहाँ पर पद हैं। शाजापुर में 32 पद हैं। आगर मालवा में आपका 76 पद है। और किन जिलों में सबसे ज़्यादा है वो भी हम यहाँ पर पद देखेंगे, आप बिल्कुल यहाँ पर देखते चलिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा ऐसे एक पोस्ट बताने में। मंदसौर में आपके 75 यहाँ पर पोस्ट है। नीमच में आपके 58 पद है। नेक्स्ट आप देखोगे धार में 104 पद है। देखिए यहाँ पर धार में भी बहुत काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पद हैं, 104 आपके टोटल यहाँ पर पद हैं। फिर आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग देख सकते हो। उसके बाद में आप देखोगे खरगोन में आपके 100 पद हैं। इसी प्रकार से बड़वानी में भी आपके टोटल 100 पद हैं। और खंडवा, जो खंडवा है उसमें आपके 76 यहाँ पर पद हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो राजगढ़ है उसमें आपके 47 पद हैं। विदिशा में आपके 44 पद है। और बैतूल में आपके 60 पद है टोटल आपके यहाँ पर 60 पद है। नेक्स्ट आप देखोगे होशंगाबाद में आपके 25 पद है होशंगाबाद में, और हरदा में आपके 42 पद हैं। तो आप अपने आसपास के ज़िले में देख लीजिए, जहाँ अगर ज़्यादा पोस्ट है या फिर कम भी पोस्ट हो तो आप वहाँ पर जहाँ आपको सूटेबल लगे वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। और आपके सागर में 63 पद है। दमोह में आपके 27 पद हैं। उसके बाद में आपके पन्ना में आपके 51 पद है, और ये 57 पद आपके छतरपुर में हैं। टीकमगढ़ में आपके 53 पद हैं। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे काफ़ी ज़्यादा, यानी कि अलग अलग जिले वाइज है यहाँ पर पद। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है आपके यहाँ पर भी देखोगे आप 148 पद है छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट आप देखोगे 127 पद है सिवनी में। तो आप यहाँ पर एक चीज़ एनालिसिस कर रहे हैं, जितने भी हमारे जो पूर्वी राज्य हैं, मतलब कि पूर्वी राज्य नहीं सॉरी, पूर्वी जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, जो पूर्वी ज़िले हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पद है। जैसे आप देखोगे मंडला, झाबुआ, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल, जो ये वाले जो ज़िले हैं ना, ये वाले जो सर्कल है इधर ज़्यादा पोस्टें हैं पटवारी की। डिंडोरी में आपके 88 पद हैं। देखिए डिंडोरी। अब देखिए बालाघाट में सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है बालाघाट में है 208। नहीं, रीवा में है। देखिए रीवा में है 218 पद। 218 पद आए हैं सबसे ज़्यादा रीवा में। यानी कि आप मान के चल सकते हो जो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, जैसे आप बघेलखंड और बुंदेलखंड वाले जो एरिया है ना, उधर ज़्यादा पोस्ट आई है अभी पटवारी की। उसी प्रकार से आपके यहाँ पर ये हो जाते हैं ख़त्म। और यहाँ पे 79 जो पद हैं वो सिंगरौली में हैं। और सतना में भी आप देखें यहाँ पर
जो क्या है 59 यहाँ पर पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर इतने हमारे यहाँ पर पूरे 52 जिले हो गए हैं। इनमें जो मुख्य मुख्य जिले हैं जिनमें ज़्यादा पोस्ट है वो आपको हमने बता दिया है। फिर भी आपको बहुत ही सोच समझ के आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब ये फॉर्म कब से अप्लाई होंगे वो आपको बता देते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं और कुछ जो मुख्य बातें हैं, जैसे कि आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होना चाहिए। ये है मतलब कि जो अनिवार्य जो योग्यता मांगी गई है जितनी, वो आपकी पूर्ण होना चाहिए आवेदन पत्र भरने की तिथि। इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है वो लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो मतलब आपके पास में जो ग्रेजुएशन है उसकी डिग्री होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में जो सीपीसीटी है वो अनिवार्य होना चाहिए। अगर सीपीसीटी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपका जब एग्ज़ाम पास हो जाएगा उसके 3 साल बाद में आपको करके देना पड़ेगा, मतलब 3 साल के अंदर। तो सीपीसीटी का 1 साल में कम से कम 4 बार एग्ज़ाम होता है। तो 12 यानी कि आपको 12 चांस मिलेंगे, यानी 12 चांस रहेगा आपको सीपीसीटी क्वालिफाई करने का। तो आराम से आप क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल आप अच्छे से बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। थोड़ा सा हम यहाँ पर सिलेबस भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक प्रश्न के लिए आपको 1 ही अंक दिया जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये बाकी चीज़ें आप सब जानते हैं, इन्हें ये हमारे लिए जानकारी लायक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। आपको जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो केवल आपको बता रहे हैं, ताकि आपका समय भी खराब ना हो और आप जो मेन जो चीज़ें जानना चाहते हैं वो आपको पता चल जाए। अब देखिए यहाँ पर आवेदन भरने की जो तिथि है ये आपकी 5 जो जनवरी है इससे स्टार्ट हो रही है और 19 जनवरी तक आपके यहाँ पर फॉर्म फिलअप होंगे। टोटल आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, फॉर्म में जैसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, पहले तो आपको वैसे तो सोच समझ के भरना है। यदि फिर भी आपकी गलतियां हो जाती है तो भी आप 24 जनवरी तक यहाँ पर क्या कर सकते हो, फॉर्म में कुछ संशोधन कर सकते हो। आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो यहाँ आपके टोटल 2 पेपर होंगे, प्रथम पाली द्वितीय पाली, यानी कि 2 पेपर होंगे 100 नंबर के आपके, है ना। मतलब कि 2 पाली में यहाँ पर पेपर होंगे। जैसे कि आपकी 2 पाली चलेगी, ठीक है, 2 पाली चलेगी और आपका जो पेपर होगा वो 15 मार्च से यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं पेपर। 3 घंटे की अवधि आपकी रहेगी। तो 2 पाली में आपके पेपर होंगे। पहले तो 9 से 12 तक की रहेगी 3 घंटे की, और फिर 2:30 से 5:30 तक की रहेगी 3 घंटे की। तो 200 अंक का आपका पेपर रहेगा। तो ये 2 पाली में होंगे, यानी कि एक दिन में 2 पेपर होंगे। तो आपका किसी भी पाली में आ सकता है, सुबह वाली या फिर दोपहर वाली। तो 200 अंक का पेपर रहेगा। पिछली बार लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था वो कितने का था, वो 100 नंबर का था। अब उसमें क्या क्या सिलेबस में चेंजेस आया है वो भी आपको थोड़ा सा बता देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा फीस देखते हैं। तो जो यूआर से जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनका 500 रुपये यहाँ पर लगेगा, और जो ST SC OBC वाले हैं उनके लिए 250 रुपये हैं, और दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पर 250 रुपये हैं। और आपका जो है पोर्टर चार्जेस लगभग 20 रुपये 60 रुपये, ये आपको देख लेना है, ये आपके यहाँ पर लगेंगे। यहाँ नीचे भी दिया गया है। और आपके जो एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो आप देख सकते हो। ये जो मुख्य जो हमारे मध्य प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ है, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, और उसके बाद में खंडवा, सीधी और रीवा। इतने टोटल यहाँ पर 13 सेंटर आपके रहेंगे, यहीं पे आपके एग्जाम होंगे। थोड़ा सा पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा ये भी समझने का प्रयास करेंगे क्या अंतर आया है पाठ्यक्रम में, और आपको कितना यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, कितना आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर यानी कि लगभग 200 नंबर का आपका पेपर होगा। और देखिए यहाँ पर सामान्य प्रबंधन का पेपर जोड़ा गया है, मतलब कि जो विषय है वो ऐड किया गया है। आपका जो पंचायती राज है, पंचायती जो राज है वो यहाँ से हटा दिया गया है। पंचायती राज आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो आपको क्या पढ़ना है, विज्ञान, यानी कि आपको जो साइंस है वो पढ़ना है। उसके बाद में हिंदी पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है। पिछली बार अंग्रेजी यहाँ पर नहीं था पटवारी में। उसके बाद में एक गणित पढ़ना है। तो आपको साइंस, हिंदी, अंग्रेजी और मैथ्स, ये आपका 100 नंबर का रहेगा। ये दोनों साथ में ही रहेंगे लगभग 200 के। सेकंड में आपको ये पढ़ना है सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि। इसका सिंपल सा ये अर्थ है कि आपको यहाँ पर जीके पढ़ना है टोटल। इसमें मध्य प्रदेश जीके भी आपका आ जाता है, इसमें आपका मध्य प्रदेश जीके भी इंक्लूड है। और आपका सारा तो आपका ये लूसेंट से कवर हो जाएगा। चाहे तो आप और अन्य किसी बुक से भी यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव ज़्यादा लगाएं। उसके बाद में आपका जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है वो पहले भी था और अभी भी है। और ये तार्किक योग्यता, जो रीजनिंग है वो आपका नया ऐड किया गया है। पिछली बार में पहले रीजनिंग नहीं आती थी। और उसके बाद में सामान्य प्रबंधन नया ऐड किया गया है। तो यहाँ पर 3 ही चेंजेस किए गए हैं। एक तो आपका अंग्रेजी और रीजनिंग, और उसके बाद में सामान्य प्रबंधन, और आपका पंचायती राज यहाँ से हटा दिया गया है। पंचायती राज आपको नहीं पढ़ना है।
और ये आपका टोटल देखोगे आप तो यहाँ पर 200 अंक का आपका ये पेपर है और आपको जो टाइम है वो 3 घंटे का मिलेगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि सारे ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों आपको जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो बता दी गई हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है। तो आशा है कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी। तो आप अच्छे से बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, बढ़िया से तैयारी कीजिए, क्योंकि इसका जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई जाता है। और आप जो भी ज़िले सिलेक्ट करो तो उसे बिल्कुल सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि इसका जो आप मान के चलो कि 160 या 170 नंबर के ऊपर ही कट ऑफ यहाँ पर जाना है ऑल कैटेगरी में। ठीक है दोस्तों, आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होगी। और भी कुछ आपके डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो।